हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का दोस्तों पूर्वावलोकन क्वेश्चन है ये। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों हम बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किए, बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी पे मतलब ये हमारा चैप्टर रहा है दोस्तों, जिसका दोस्तों ये इस घटना चक्र में बायोलॉजी का दोस्तों लास्ट चैप्टर हम लोग का है। इसके बाद दोस्तों बायोलॉजी ही हम लोग का खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे हैं दोस्तों, क्योंकि वो आप शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सेशन, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पिछले सेशन में हम लोग इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये आज हम इसका क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो थ्योरी नहीं किया थ्योरी पहले कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है कि डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है फ्रेंड्स। ये दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। दो रज्जुकों टू स्टैंडर्ड्स की पूरकता, टू स्टैंडर्ड्स की दोस्तों ये पूरकता। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण है। डीएनए के दो रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दोस्तों इसमें से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा कि प्लाज्मिड का प्रयोग होता है दोस्तों, प्लाज्मिड का। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए आप लोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है एक जीवाणु की सभी समान गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले स्मॉल रिंग पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जा सकता है। यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है फ्रेंड्स। इसका देखिए टोटल ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही होगा। जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर, इसका तीनों ऑप्शन फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। देखिए, पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं में पौधों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। देखिए नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, पुनर्योजन डीएनए तकनीकों द्वारा किसी जीवाणु के जीन को मक्के के पौधे में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा जीनों को पौधे की विभिन्न जातियों में तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर निम्न कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों ऑप्शन फ्रेंड्स का सही होगा। देखिए दोस्तों कि विद्वान भौतिक एवं बौद्धिक नॉलेज स्रोतों का सर्वाधिक उपयोग होता है दोस्तों। और नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास। और थर्ड देखिए, प्राकृतिक संकट हजार्ड्स को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास। और चार दोस्तों, बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन दोस्तों। ऑप्शन इसका दोस्तों फ्रेंड्स ये चारों सही ऑप्शन है दोस्तों। और इसका हम लोग एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों को दिशा देने के लिए बेंगलुरु में 90वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 3 जनवरी 2003 को नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 की घोषणा की गई थी। इस नीति में मौजूदा भौतिकी और ज्ञान संसाधनों के उचित इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और उनसे उबरने के लिए नवप्रवर्तन तकनीकों और प्रणालियों के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन और प्रबंधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों और उपयोगों के बारे में आम जनता के बीच जागृति पैदा करने की रूपरेखा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका कथन और कारण देखिए फ्रेंड्स, ये कथन कारण है, कथन कारण पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण देखिए, डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, सिर्फ इसका कथन सही हुआ। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग।
डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रॉसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को इयान विल्मुट, कीथ कैम्पबेल और उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ था। वयस्क काइक क्लोन था। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली की मृत्यु हुई थी। डॉली को पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया था, न कि पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बांझपन दूर करने के लिए कारगर तकनीक मानी जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी। अभी इससे पिछले वाला ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ये गलत है फ्रेंड्स। देखिए, डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, बिल्कुल सही। फेफड़े की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था, ये भी सही है। और डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीव है दोस्तों? ये है दोस्तों डॉली, एक भेड़ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था फ्रेंड्स? ये भेड़ था जिसका नाम डॉली था। नेक्स्ट देखिए, NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया दोस्तों? ये दोस्तों भैंस था जिसका दूसरा क्लोन विकसित किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन बछड़े समरूपा को विकसित किया था। और NDRI के ही वैज्ञानिकों ने जून 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा का जन्म कराने में सफलता प्राप्त की थी दोस्तों। पहला देखिए समरूपा और सेकंड गरिमा। नेक्स्ट देखिए, गरिमा सेकंड नाम है एक क्लोन्ड भैंस का दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2010 में भैंस का गरिमा सेकंड नाम एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। और जनवरी 2013 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन भैंस गरिमा ने महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है दोस्तों? इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जंतुओं को जाननीय क्लोनिंग। जंतुओं की जननीय क्लोनिंग सही है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए, कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग जंतुओं की प्रजननीय प्रतिरूपण या जननीय क्लोनिंग रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग द्वारा आनुवांशिक तौर पर अभिन्न पशुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका कायिक कोशिका से किसी नाभिक विहीन अंडे में नाभिक न्यूक्लियस का स्थानांतरण करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परखनली शिशु के मामले में ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। निषेचन माता के शरीर से दोस्तों ये बाहर होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो माताएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती हैं उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। और परखनली शिशु अंतःपात्र निषेचन विधि में डिंब और शुक्राणु का निषेचन जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है और माता के शरीर के बाहर पेट्री पात्रों में कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर उससे बने भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है फ्रेंड्स? ये है दोस्तों ताइवान। देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया जो अंदर बाहर सब हरा है दोस्तों? ये है दोस्तों ताइवान। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के एक शोध दल द्वारा पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया गया। दमकते हुए हरे प्रोटीन को सूअर के भ्रूण में डालकर 3 नर ट्रांसजीनी सूअर पैदा किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनजॉज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन है दोस्तों किसका? ये दोस्तों ऊँट का दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, दुबई स्थित ऊँट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊँट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊँट का नाम इनजॉन रखा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों दुबई में स्थित है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, दिसंबर 2017 में दुबई में ऊँटों के लिए एक खास अस्पताल खोला गया है। यह विश्व का पहला ऊँट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊँटों देखिए दिसंबर 2017 में दुबई में ऊँटों के लिए एक खास अस्पताल खोला गया है। यह विश्व का पहला ऊँट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊँटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है। दुबई में ऊँटों को संस्कृति
का अहम हिस्सा माना जाता है और उन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट देखिए, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी जीवधारी से उसके जैसे हुबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो सभी संदर्भों में अपने मातृजीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। एक समान जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस क्लोन नहीं होते हैं, जबकि एक जीव के 2 क्लोन समान होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आनुवांशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 2 3 सही है। रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 2 3 ऑप्शन इसका सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, आनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन द्वारा जंतु क्लोनिंग आदि पर सफलता मिल चुकी है, किंतु मानव क्लोनिंग ह्यूमन क्लोनिंग का परीक्षण अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 3 सही है। उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, बिल्कुल सही है। 3 में देखिए, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए एक बार आप लोग, डीएनए अनुक्रम द्वारा अनुवांशिक रोगों जैसे अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, म्यूटोनिक डिस्ट्रॉफी तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाले कई बीमारियों का कारण ज्ञात कर उनका उपचार संभव हो सकता है। इसके द्वारा सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पुनर्योजन डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। इसमें दोस्तों जी तक चरण है। देखिए इसमें कौन मतलब कि सही मतलब क्रम कौन सा होगा दोस्तों? तो सी देखिए, सबसे पहले दोस्तों ABF देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स अनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण करना है, फिर डीएनए का विखंडन और फिर उसके बाद दोस्तों इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। दोस्तों देखिए, अनुवांशिक पदार्थों की सबसे पहचान कीजिए, फिर डीएनए का विखंडन कीजिए, फिर इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण फिर कीजिए, उसके बाद देखिए तब GES दोस्तों, तब देखिए फ्रेंड्स रुचि वाले जीन का परिवर्धन कीजिए, तब फिर डीएनए खंड को वाहक में जोड़िए और इसमें देखिए पुनर्योजन डीएनए का कोशिका जीव में स्थानांतरण चरणों का अनुक्रम कीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद लास्ट में देखिए दोस्तों, उसके बाद CD, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स तब बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, तब प्राहिका प्रक्रिया स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप लोग। किसी जीव से वांछित जीनों का विलयन, क्लोनन तथा किसी अन्य जीवों में उनका स्थापन पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम है: A अनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, B है डीएनए का विखंडन, F है दोस्तों इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, नेक्स्ट है रुचि वाले जीन का परिवर्तन और नेक्स्ट है डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना और उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स पुनर्योजन डीएनए का कोशिका जीवों में स्थानांतरण और नेक्स्ट है बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति और अंतिम है प्रवाहिका प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर A फर्स्ट ही गलत है फ्रेंड्स। देखिए कि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। और B देखिए, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, सही है। C देखिए, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोग में प्रतिकृत कराया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, ये भी सही है। सॉल्यूशन इसका देखिए आप लोग एक बार, प्रश्नगत कथनों में पहला कथन दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर पुनर्योजित डीएनए तकनीक के माध्यम से प्रकार्यात्मक गुणसूत्र नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक डीएनए
ही तैयार किए जा सकते हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही है। कथन 2 देखिए, डीएनए प्रिंटिंग और कृत्रिम जीन संश्लेषण। कथन 3 ये क्लोनिंग। और कथन 4 उत्तक संवर्धन से संबंधित सही तथ्य सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है दोस्तों किस चीज़ से फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व स्तर का प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे स्टेम कोशिकाएं कहते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, स्टेम कोशिकाएं भ्रूण की वे आधार कोशिकाएं हैं जिनसे आगे चलकर मानव शरीर में 210 से अधिक तरह के उत्तक बनते हैं। और भ्रूण की आधार कोशिकाएं 5 से 7 दिन पुराने भ्रूण से निकाली जाती है। विकसित हो रहे भ्रूण से स्टेम कोशिकाएं निकालकर उनसे उत्तकों अंगों का निर्माण किया जा सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही होगा। 2 और 3 देखिए, 2 है, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 2, 3 सही है दोस्तों। स्टेम कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं हैं जिन्हें करने के लिए शरीर ने कोई खास काम नहीं दिया है। एक स्टेम तना जिस तरह शाखाएं, पत्तियां, प्रतान, कलियां, फल, फूल और बीज बना सकता है, उसी तरह स्टेम सेल्स में भी शरीर की सारी कोशिकाएं की भूमिका निभाने की क्षमता होती हैं। ये कोशिकाएं शरीर का कच्चा माल है जिन्हें शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। स्टेम सेल उपचार के तहत विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्तंभ कोशिका का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से कॉर्निया प्रत्यारोपण में और हृदयाघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिली है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। अस्थि मज्जा से उत्पन्न व्युत्पन्न कोशिकाएं। सॉल्यूशन इसका देखिए, स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं होती हैं जिनसे शरीर के किसी भी अंग की कोशिका को तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण, वयस्क तथा कार्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांशतः स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मौलिक कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफ़ी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधानों का विरोध होता रहा है, मगर मौजूदा दौर में इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर ली गई है जिसमें भ्रूण को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थिमज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत हैं। नेक्स्ट देखिए, भावी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन इसका देखिए कौन सा सही होगा? 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट है, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम प्लूरियोपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्राणु के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन तीनों सही है इसका। और इसका सॉल्यूशन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीन एडिटिंग के तहत भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिका को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित इंजेक्टेड कर वांछित अंग का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए
सॉल्यूशन देखिए, एक ही लिम्फोसाइट तथा एक मायोलोमा कोशिका के संलयन फ्यूजन से प्राप्त संकर कोशिका हाइब्रिडोमा कहलाती है। हाइब्रिडोमा क्लोन को पात्रे कल्चर करके एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों का उत्पादन करते हैं। इसे हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी कहते हैं तथा इसके विकास हेतु जी कोहलर तथा सी मिलस्टाइन को वर्ष 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। तो देखिए कौन कौन है, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, और सी देखिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन सही है। ये बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। नेक्स्ट देखिए, कपास के कीटरोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है दोस्तों जीवाणु से लिया गया है दोस्तों, जीवाणु से। देखिए फ्रेंड्स, कपास के कीटरोधी पौधे अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किया गया है, जिसे जीवाणु बेसिलस थुरिनजिएंसिस द्वारा तैयार किया गया है। इस जीव विष का नाम बीटी है। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से कलोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिससे इसमें कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है, जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं से किस एक के आविष जीन टॉक्सिन जीन का इस परजीवी कपास ट्रांसजेनिक कॉटन में अंतरण हुआ है? इसका सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बेसिलस थुरिनजिएंसिस, बेसिलस थुरिनजिएंसिस। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या है? ये जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास बीटी जीन से निवेशन से निर्मित किया गया है, और कारण इसका बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। सॉल्यूशन, कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास ट्रांसजेनिक कॉटन जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है, और बीटी जीन एक विशेष जीवाणु बेसिलस थुरिनजिएंसिस, संक्षेप में बीटी कहते हैं, इसे प्राप्त किया जाता है। इसकी कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरॉन, तंबाकू की कलिका के सैनिक कीट, डिप्टेरॉन, मक्खी इत्यादि को मारने में सहायक है। विशिष्ट बीटी जीव विष इस विशेष जीवाणु से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास, कॉटन में समाविष्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य है दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही होगा, इसे नाशक जीव सह बनाना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए, बीटी बैगन बेसिलस थुरिनजिएंसिस ब्रिंजल आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से विकसित बैगन की नई किस्म है। इसमें बैगन में बेसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन को निवेशित किया जाता है, जिससे एक प्रकार का विष बीटी टॉक्सिन उत्पन्न होता है, जो बैगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटों तथा ब्रिंजल शूट बोरर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीटी बैगन के विकास का उद्देश्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटी बैगन क्या है? ये बीटी बैगन है आपको आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है बीटी बैगन। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए सी सही होगा, 3 और 4 सिर्फ इसका सही होगा। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और 4 देखिए, यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, 3 और 4 इसका सही होगा।
सॉल्यूशन देखिए, बीटी बेसिलस thuringiensis मिट्टी में पाया जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। इसमें पाया जाने वाला एक विशेष जीन CRY1AC यदि बैगन में निवेश कर दिया जाए तो वह एक विष उत्पन्न करता है जो बैगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटों जैसे ब्रिंजल फ्रूट सूट बोरर और फ्रूट बोरर की विभिन्न प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होती है। बीटी बैगन फसल सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी आशंका है कि बीटी विष से मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति GEAC ने बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती के लिए अक्टूबर 2009 में अनुमति प्रदान की तो इसे लेकर जनाक्रोश इतना भड़क उठा कि अंततोगत्वा सरकार ने 9 फरवरी 2010 को इसकी खेती के फिलहाल स्थगन की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कोटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी इसमें देखिए सही है। ए और बी देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए ए में है दोस्तों कि सर्वप्रथम व्यावसायीकरण के लिए जाने वाला अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, बिल्कुल सही है। और बी देखिए, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, ये भी सही होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कि फ्लेवर सेवर एक अनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है। यह व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उत्पादित पहली ऐसी अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस टमाटर में ऐसा जीन डाला गया था कि जो पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रहकर पक सकते हैं, जिससे उनमें अधिक स्वाद होता है। साथ ही बाजार में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान ये दृढ़ रहते हैं। पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से एथिलीन द्वारा पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एथिलीन द्वारा पके टमाटर में रंग तो आ जाता है, लेकिन पौधे पर पके टमाटर जैसे पूर्ण स्वाद नहीं आ पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों GM सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है दोस्तों कि GM सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागन और संकरण को सुकर बनाते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के वैज्ञानिकों ने GM सरसों का विकास किया है और जिसमें एक मृदा जीवाणु से 2 जीन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसमें पर परागन एवं संकरण को सुकर बनाते हैं। ये जीन पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन दोस्तों सही है? मतलब ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन दोस्तों 2, 3 इसका सही होगा। देखिए कोशिका द्रवी नर बंध्यता और थर्ड जीन नीरवता। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखिए, ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है। फर्स्ट देखिए दोस्तों, कोशिका द्रवी नर बाध्यता, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरलिटी। नेक्स्ट जीन नीरवता, जीन साइलेंसिंग। मुकुलन एवं रोपण से पादपों के अनुवांशिक संरचना नहीं बदलती फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप, ये तीनों सही है दोस्तों। देखिए, उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी कुछ जातियों का जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो जीवाणु का, कवक का और पुष्पीय पादप, तीनों का। तो फ्रेंड, बेसिलस thuringiensis एक जीवाणु है जिसका प्रयोग जैव कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। ब्यूवेरिया बेसियाना नामक कवक भी एक प्रमुख जैव कीटनाशक है। जैव कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पुष्पीय पादप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नीम है। जैव कीटनाशकों का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इनके अवशेष बायोडिग्रेडेबल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है दोस्तों? यह है दोस्तों बेसिलस thuringiensis, ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बीटी या बेसिलस thuringiensis मृदा में पाया जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। यह अपने जीवन काल की कुछ
अवस्था में कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के परिवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है दोस्तों किस चीज़ का, तो अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगाने की दोस्तों, अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगाने की दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के परिवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है। इसमें एक त्रिजीनों की श्रृंखला डाली जाती है, तब जाकर किसी भी फसल में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कार्य करती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, प्रथम जीन भ्रूण की अंकुरण क्षमता को पूर्णतया समाप्त कर देता है। यह जीन कब सक्रिय हो इसका नियमन रिकम्बाइनेज एंजाइम करता है जो दूसरा जीन पैदा करता है तथा तीसरा जीन रिकम्बाइनेज का नियंत्रण करता है। टर्मिनेटर तकनीक के माध्यम से एक फसल के बीजों में डाला जाने वाला जीन बीजों को बंद कर देता है जिससे टर्मिनेटर जीन वाले बीजों का किसानों द्वारा बुआई के लिए एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है दोस्तों। ये ऑप्शन इसका देखिए फर्स्ट सही होगा कि जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवाड़ी के लिए फ्रेंड्स। या दोस्तों ऑप्शन देखिए इसका डी सही होगा दोस्तों, सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवाड़ी के लिए है दोस्तों। ये दोस्तों ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, ये दोस्तों जेनेटिक रूप से अभियांत्रिक बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंधग्रस्त होते हैं दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका भी ऑप्शन दोस्तों तीनों सही होगा दोस्तों। किसी विशेष स्थान के वनस्पति में पर्णहरित का अंश, सेकंड दोस्तों किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, थर्ड है किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। तीनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और इसका आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए फ्रेंड्स, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश हाइपर स्पेक्ट्रल तथा मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक द्वारा उपग्रह से आंकड़े प्राप्त कर ज्ञात किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों द्वारा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, मर्लिन लिडार आदि तकनीकों से विभिन्न स्थानों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार थर्मल इंफ्रारेड के माध्यम से भूपृष्ठ तापमान का भी मापन किया जाता है। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है फ्रेंड्स क्या चीज़ में, दोस्तों तंबाकू के खेत में ये फ्रेंड्स पाया जाता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ओरोबैंकी खरपतवार दोस्तों या एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परजीवी ट्रांसजेनिक पादप है फ्रेंड्स। दोस्तों गोल्डन राइस दोस्तों ये परजीवी पादप है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, गोल्डन राइस एक परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन कारण है। देखिए फ्रेंड्स, इसका कथन पढ़िए, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। ये भी सही है दोस्तों। कारण देखिए, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों और सही व्याख्या भी कर रहा है फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देखिए, गोल्डन राइस सुनहरी धान जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगू पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है। इस चावल का रंग सुनहरा गोल्डन होता है। इसमें बीटा कैरोटीन बढ़ाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा यह विटामिन नेत्रों के लिए अत्यावश्यक है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धान अनुसंधान के क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स, देखिए इसका याद रखिए दोस्तों, इसका जन्मदाता फ्रेंड्स प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर बेयर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरी गोल्डन चावल है फ्रेंड्स, ये क्या है दोस्तों, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व में लगभग 250-250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता
उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है दोस्तों वह क्या है फ्रेंड्स, बीटा कैरोटीन है फ्रेंड्स, बीटा कैरोटीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरा धान में प्रचुरता है क्या चीज़ की दोस्तों, विटामिन ए की प्रचुरता है फ्रेंड्स। सुनहरा चावल गोल्डन राइस ओडिजा सेटिवा चावल की एक किस्म है जिसमें इसमें आयरन, जिंक एवं विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ 50 क्वेश्चन रहने देते फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों वो कल के सेशन में करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।